हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में सिंपल पैरिटी चेक स्कीम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन की दूसरी टेक्निक टू डायमेंशनल पैरिटी चेक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि सिंपल पैरिटी चेक के डिस्कशन के दौरान ये बात हुई थी कि सिंपल पैरिटी चेक सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने की तो गारंटी लेता है, बट बर्स्ट एरर के केस में ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसके साथ ही साथ सिंपल बिट जो एरर चेकिंग स्कीम है ये छोटे डेटा के लिए सुटेबल है, बट बड़े डेटा के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। तो उस केस में टू डायमेंशनल पैरिटी चेक स्कीम को हम यूज़ करते हैं। टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में भी हम उसी तरीके से पैरिटी चेक कैलकुलेट करते हैं, पैरिटी चेक करते हैं, जैसा कि हमने सिंपल पैरिटी चेक स्कीम में डिस्कस किया था। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो भी हमारा डेटा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। जो बातें यहाँ लिखी हैं, टेबुलर फॉर्म मतलब रोज और कॉलम्स में अरेंज करेंगे। तो जैसा कि देखिए इस एग्जाम्पल में ओरिजिनल डेटा हमारा ये है और इस डेटा को हमने रो और कॉलम में अरेंज कर लिया है। ठीक है, ये रो और कॉलम में अरेंज कर लिया है और अब हम कॉलम वाइज और रो वाइज पैरिटी कैलकुलेट करेंगे। पैरिटी कैलकुलेट करते समय हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जिसमें हम इवन नंबर ऑफ वंस को इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम पैरिटीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1 1 1, तो टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पर कितने हैं? ऑड है, 3 है, मतलब ऑड है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक 1 और ऐड करेंगे जिससे टोटल नंबर ऑफ वंस 4 हो जाए, मतलब इवन हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी हम इवन नंबर ऑफ वंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक 1 इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे इवन नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी मेंटेन है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, जिस वजह से ओवरऑल जो है वो हमारा इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन हो जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हम इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन करेंगे, यहाँ पे भी, और इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से रो पैरिटीज़ के लिए भी हम इवन नंबर ऑफ वंस को मेंटेन करेंगे। ऑलरेडी हमारे इवन नंबर ऑफ वंस यहाँ पर मेंटेन है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से रो वाइज भी हम पैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ओवरऑल आप देख रहे हैं जो डेटा ट्रांसमिटेड हो रहा है सीरियल वे में वो इस तरीके से ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर जगह आप एक बिट, मतलब ये ओवरऑल डेटा हर एक ब्लॉक वाइज देखिए ये पूरा ट्रांसमिट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये डेटा जो था यहाँ पे और इसके साथ ये पैरिटी भी। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा इस ब्लॉक में, ये पूरा इसमें, ये पूरा इसमें। ठीक है, और ये पूरी जो कॉलम पैरिटीज़ यहाँ पर कैलकुलेट हुई है। ठीक है, और इसके साथ पूरा आपका यहाँ पर इंसर्ट होकर के ट्रांसमिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में हम बिट्स को अरेंज करते हैं कॉलम और रो वाइज, और फिर कॉलम और रो वाइज पैरिटीज़ को भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल को हम लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से अरेंज है टेबुलर फॉर्म में, रो और कॉलम वाइज, और यहाँ पर हमने उसी तरीके से पिछले एग्जांपल की तरीके से कॉलम पैरिटीज़ और रो पैरिटीज़ कैलकुलेट कर ली है। आप देख सकते हैं कि रो वाइज भी हमारी इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन है। ठीक है, देख सकते हैं आप इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन है। ठीक है, और ओवरऑल इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन है। ठीक है, अब टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग की भी कुछ लिमिटेशन है जिसको देख लेते हैं। It has been estimated that two-dimensional parity can detect single-bit error as well as burst error, but it cannot detect if error occurred in 4 bits, and that's the limitation of two-dimensional parity. ठीक है, मतलब अगर 4 बिट हो गए तो उस केस में ये एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करेगा 1 को, 2 को, 3 को, बट अगर 4 नंबर ऑफ बिट्स, मतलब 4 बिट्स अगर डिटेक्ट हो गए, टोटल एरर डिटेक्ट हो गए 4 बिट्स, तो उस केस में ये एरर को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं प्रूफ के साथ कि कैसे ये स्कीम यूज़ हो रही है। देखिए एक्चुअल जो हमारा डेटा है वो ये है, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल केस ही लिया है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं 1 एरर अफेक्ट्स 2 पैरिटीज़। ठीक है, मतलब 1 एरर अफेक्ट्स 2 पैरिटीज़। इसका मतलब अगर कहीं एक बिट में एरर होता है तो वो 2 पैरिटीज़ को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ के तौर पर एक बिट को हम एरर करके देख ही लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, यहाँ पर हमने इसको एरर कर दिया, मतलब 1 था हमारा एक्चुअल डेटा में, जो यहाँ पर बिट था वो 1 था, और इसको हमने यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 होगा तो जब ये 0 होकर के रिसीवर के पास जाएगा, ट्रांसमिशन एरर होगा और 0 हो जाएगा वहाँ पे, और ये रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर इसकी पैरिटी चेक करेगा। चूंकि इवन पैरिटी डिफाइन होगी सेंडर और रिसीवर साइड पर, इसलिए जो रिसीवर होगा वो इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग वंस को कैलकुलेट करेगा, मतलब कॉलम और रो पैरिटी को इवन नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर जब 0 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए ना, तो इस तरीके से इवन मेंटेन करने के लिए यहाँ इसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, 0 की जगह ये क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ भी इवन पैरिटी मेंटेन करने के लिए 1 की जगह क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब ये रिसीवर के पास जाएगा और जब रिसीवर इसकी कॉलम और रो पैरिटी को कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि ये कॉलम और रो पैरिटी हमको इस तरीके से नहीं मिल रही है, मतलब रो और कॉलम पैरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, जब ये इवन नंबर ऑफ वंस को मेंटेन करने के बाद चेक करेगा तो इसको कॉलम और रो पैरिटी अलग मिलेगी, जैसा कि सेंडर साइड की तरफ थी। ठीक है, तो जब दोनों में इसको अंतर मिलेगा तो ये यहाँ पर एरर को डिटेक्ट कर लेगा, मतलब 1 एरर 2 पैरिटीज को अफेक्ट कर देगा और इस तरीके से रिसीवर एरर को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप इस केस में यहाँ पर देखिए 2 एरर्स अफेक्ट 2 पैरिटीज, अगर 2 एरर हो रहा है तो वो 2 पैरिटीज अफेक्ट हो जाती है इस केस में। ठीक है, जैसे देखिए 2 एरर को हम करके देखते भी हैं, एक्चुअल डेटा में यहाँ 1 और 1 है, और यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, एरर दिखाया यहाँ पे 0 और 0। तो जब ये रिसीवर के पास जाएगा, एरर डेटा जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो उसको पहले इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग देखेगा। तो इवन पैरिटी मेंटेन करने के लिए वो यहाँ पर 1, देखिए इवन पैरिटी को मेंटेन करेगा, यहाँ पर 0 1 एक ही 1 है, अब यहाँ पर एक 1 लगाएगा इवन नंबर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ऑड है, मतलब यहाँ पर एक और 1 लगाएगा इवन नंबर ऑफ पैरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से ये दोनों बिट ये चेंज हो जाएंगे। तो जब ये मैच करेगा दोनों रो कॉलम और रो पैरिटी को, तो इसको 2 पैरिटी में चेंज मिलेंगे, और इस तरीके से ये 2 एरर्स जो होंगे वो 2 पैरिटी के अफेक्ट हो जाने की वजह से रिसीवर के द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, और कोड वर्ड जो हमारा होगा, जो मतलब जो हमारा डेटा वर्ड एक्चुअल जो डेटा होगा वो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 एरर्स अफेक्ट 4 पैरिटीज, मतलब अगर 3 बिट्स में एरर हो जाए तो 4 पैरिटीज अफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए 3 बिट्स में एरर करके देख भी लेते हैं। 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से कॉलम पैरिटी और रो पैरिटी जब कैलकुलेट होगी तो इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन होंगे। यहाँ पर देखिए इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन करने के लिए 1 था, लेकिन यहाँ जब एरर होने की वजह से जब इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन होगा तो यहाँ पर 0 लगाएगा रिसीवर। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जब इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन करने के लिए 0 लगाएगा, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ मेंटेन करने के लिए 0, और यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ वंस मेंटेन करने के लिए 1 इंसर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जब ये मैच करेगा सेंडर साइड की कॉलम और रो पैरिटीज़ को रिसीवर साइड के रो और कॉलम की पैरिटीज से, मतलब क्या सेंडर साइड में कॉलम और रो पैरिटीज कैलकुलेट हुई थी, और इस तरीके से वो इस एरर को डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि 3 एरर्स अगर हुआ तो 4 पैरिटीज चेंज हो गई। जब ये मैच किया तो यहाँ पर इसने इस एरर को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ लिखते हैं 4 एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्यों डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 एरर्स किसी भी पैरिटी को प्रभावित नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। 4 एरर्स में हम चेंज करके देखते हैं, 4 बिट्स में हम एरर करके देखते हैं। इस तरीके से हम 4 बिट्स को चेंज करेंगे। तो 0 था, एक्चुअल में हमारा 0 था, 1 था ये, तो यहाँ पर 0 1 की जगह मान लीजिए इसको हम चेंज करके 1 और 0 कर दिए, ट्रांसमिशन एरर दिखा दिए, यहाँ पर हमने 0 और 1 कर दिया। अब सिमिलर तरीके से आप यहाँ पर करके देख सकते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पर एक 1 लगाएगा, यहाँ पर भी 0 लगाएगा, लेकिन देखिए इवन नंबर ऑफ वंस को मेंटेन करने के बाद यहाँ का जो कॉलम और रो पैरिटी है वो वही आ रहा है जो एरर होने के बाद रो और कॉलम पैरिटी आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से जो रिसीवर होगा वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो डेटा उसे मिला है वो उस डेटा वर्ड को क्रिएट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 एरर्स के केस में ये एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि
4 एरर्स किसी भी पैरिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं और सिंपल पैरिटी ये कह सकते हैं कि सेम पैरिटी रिसीव होने की वजह से ये डेटा एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है रिसीवर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 डायमेंशनल पैरिटी बर्स्ट एरर के केस के लिए सुटेबल है। ठीक है, इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आप यहाँ देख रहे हैं उसके लिए भी सुटेबल है, बट 4 एरर के केस में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और इस तरीके से 4 से ज़्यादा भी कुछ केसेस के लिए ये 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही इसकी लिमिटेशन है। तो उम्मीद है आपको सिंपल पैरिटी बिट और 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक और एरर डिटेक्शन टेक्निक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।